नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो 4 ऑप्शन होते हैं और हमें चूज करना होता है। इसी प्रकार कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो हमें चूज करना होता है। एक दूसरा तरीका है जो पूछने का प्रश्न, वह क्या है कि कोई तत्सम शब्द दे करके उसका तद्भव रूप पूछा जाता है। इसी प्रकार कोई तद्भव शब्द दे करके उसका तत्सम रूप पूछा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न होते हैं वो बेसिकली घुमा फिरा करके सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि हमें पहचानना होता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो पहचानने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा लाभ मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। ये जो हिंदी भाषा है उसका जन्म संस्कृत से हुआ है। देख लीजिए थोड़ा सा, हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ, इसलिए हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, तो हिंदी का जो व्याकरण है, जो हिंदी ग्रामर है, वह भी संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, परंतु थोड़े परिवर्तन के साथ। ठीक है, तो ये जो तत्सम शब्द होते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो ये तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, उसके समान। मैंने आपको अभी अभी बताया कि हिंदी का जो जन्म है वह संस्कृत से हुआ है। तो यहाँ पर ये जो तत् शब्द है वह संस्कृत के लिए आया है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, संस्कृत के समान है, उसके समान, या हम कह सकते हैं उसके जैसे। तो तत्सम शब्द बेसिकली होते क्या हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। मतलब वो शब्द संस्कृत में उनका स्वरूप जैसा है वह बिल्कुल वैसा ही एज इट इज उसे हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव। तत् आप समझ रहे हैं संस्कृत के लिए आया है, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उससे उद्भूत होना। तो तद्भव शब्द उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। मतलब तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं। तद्भव को समझने के लिए थोड़ा सा बस 1 मिनट देखिएगा कि ये जो हिंदी का जन्म है जो संस्कृत से, वह डायरेक्ट नहीं हो गया है, एक प्रोसेस है इसका। देखिए कौन कौन सी भाषाएं आ जाते हैं। जैसे संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत भाषा है, उसके बाद अपभ्रंश है, उसके बाद हिंदी भाषा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदी का जन्म संस्कृत से डायरेक्ट नहीं हुआ है, और इन भाषाओं का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और हिंदी का जो जन्म है वह भी अपभ्रंश की लोक भाषाओं से हुआ है। तो तत्सम शब्द कौन से हुए, संस्कृत के शब्द हुए। और तद्भव शब्द कौन से हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न हैं, यानी वो हिंदी के शब्द कहलाते हैं। पर ये जो तद्भव शब्द हैं उनमें बेसिकली परिवर्तन हुआ है, उनका स्वरूप बदल गया है। कहने का मतलब ये जो तद्भव शब्द हैं वह थे तो संस्कृत के ही शब्द, परंतु ये जो धीरे धीरे शब्दों का जो स्वरूप बदलते गया वह क्रमशः सरलता की ओर बढ़ते गया, इसलिए उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो तद्भव शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं पर उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है, तो इसलिए उन्हें भी कहा जाता है कि वो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं। ठीक है, तो अगर हमें
इसे समझने के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब हम पहचानते हैं कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं, तो हमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है कि संस्कृत से उत्पन्न हुए, संस्कृत के जैसे, कुछ नहीं। सिंपल हमें बस ये याद रखना है कि जैसे ही आपको तत्सम शब्द पहचानने हो, तो ये देखिए तत्सम, सम को हम संस्कृत से जोड़ करके रख सकते हैं कि तत्सम मतलब सीधा सीधा संस्कृत के शब्दों को पहचानना है, ठीक है। तद्भव, तद्भव का मतलब कि हमें हिंदी के शब्दों को पहचानना है, क्योंकि इन शब्दों का रूप बदलते बदलते बदल गया और वो हिंदी के शब्द कहलाते हैं, तद्भव जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, ये हमें हेल्प करेंगे उस समय एग्जाम में जब हमें उन्हें पहचानना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने एग्जाम में तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचाने कैसे। देखिए किताबों में ऐसा कुछ नियम तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर लिखा होता तो हमें हर जगह पढ़ने को मिल जाता। तो कुछ तरीके हैं, कुछ माध्यम, कुछ सरल माध्यम हैं जिनसे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रायः तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग देखने को मिलता है और उनके तद्भव रूप में, मतलब उन शब्दों का जो तद्भव रूप होता है उसमें ख का प्रयोग देखने को मिलता है। तो कुछ उदाहरण देख लिए, जैसे अक्षी, यहां पे देखिए छ है और यहां पर अक्षी का आंख। ऐसे ही अछोर, अखरोट, अंगरक्षक, अंगरखा, क्षीर, खीर, पक्षी, पंछी। अब देखिए ये जो मैं आपको तरीके बता रही हूं ना, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि करना भी क्या है। पहली बात तो ये जो तरीके हैं वह आपको 98% हेल्प करेंगे। 98% कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2% में आते हैं, वो कुछ अपवाद होते हैं जहां पर परिवर्तन बिल्कुल अलग हो जाता है, वहां पर ये तरीका, ये जो माध्यम है वह काम नहीं करेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर अच्छे नंबर आपको पाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग देखने को मिलता है और उनके तद्भव रूप में ख का प्रयोग देखने को मिलता है, और मैं आपको यहाँ पर उदाहरण स्वरूप 4-6 एग्जाम्पल दे रही हूं, लेकिन ऐसे शब्द आपको 4-6 नहीं, कम से कम 15-20 मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी किताब होगी जहां आपको तत्सम और तद्भव का टॉपिक मिलेगा, ग्रामर की होगी या जो भी आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए लिए होंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी किताबों में तत्सम और तद्भव के जो शब्द हैं वह बहुत सारे दिए होते हैं, 3-4 पृष्ठ में दिया होता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कितना याद करें, कितना नोट कर लें, कितना रट लें, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो तरीके हैं वह आपको हेल्प करेंगे, पर मेहनत आपको करनी है। कैसे कि जैसे मैंने एक तरीका आपको बताया, तो इनसे जुड़े कम से कम 15-20 शब्द आपको मिलेंगे, और कुछ जो अपवाद शब्द हैं जिनका परिवर्तन बिल्कुल अलग तरीके से हो जाता है, वहां पर ये तरीका काम नहीं करता है, तो उन्हें भी आपको नोट डाउन करना है। अगर आप एक प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं और एक बार इन नियमों को, इन मतलब तरीकों को ध्यान में रखते हुए एक अपना नोट्स बना लेते हैं, तो फिर देखिए आपके कई पृष्ठ खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे, जिन पर आपको पूरा एकदम ये रहेगा कि अब मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे इतने तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पक्षी है उसका पंछी तद्भव रूप बना। यहाँ की ये जो अपवाद स्वरूप मैं आपको एक बता रही हूं, जैसे छ का ख यहाँ पर नहीं हुआ, ये छ हो गया, पर कहीं कहीं पाखी शब्द भी मिलता है, तो ये दोनों रूप आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और जैसे अक्षर, तो उसका भी अक्षर हो जाता है या आखर हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि बस आपको इनके माध्यम से उन शब्दों को ढूंढना है और लिख लेना है, फिर देखिए आपको कितनी हेल्प मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, प्रायः तत्सम शब्दों में य का प्रयोग देखने को मिलता है और उनके तद्भव रूप में ज का प्रयोग देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे यमुना, जमुना, यौवन, जोवन, योगी, जोगी, यजमान,
जजमान, धैर्य, धीरज। इसी प्रकार आपको मिलेगा युग, जुग, युवा, जवान। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बस आपको उन सारे शब्दों को छांटना है और नोट कर लेना है, ठीक है। तीसरा तरीका देखिए क्या है कि प्रायः तत्सम शब्दों में आपको व का प्रयोग देखने को मिलेगा और उनके तद्भव रूप में ब का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे वर्ष का बरस, विवाह ब्याह, वणिक बनिया, वट बरगद, नवति 90। अब ये देखिए कुछ अपवाद स्वरूप मैंने आपको बताया कि वो मिलेंगे। तरवारी, अब देखिए तत्सम और तद्भव दोनों रूपों में वह ही है। शब्द उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया लेकिन व का ब नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप इस नियम मतलब इस तरीके को याद में रखे हैं और आपको तलवार शब्द मिला और आप उसे तत्सम में कर दिए। तो कुछ जो अपवाद स्वरूप जो 2% हमारे शब्द हैं उनको छांट करके जरूर लिखिएगा, जहां पे परिवर्तन एकदम अलग तरीके से होता है, ठीक है। अगला तरीका क्या है कि प्रायः तत्सम शब्दों में श, इसे तालव्य श या तालु श कहते हैं, और उनके जो तद्भव रूप होते हैं उसमें स यानी दंत स का प्रयोग देखने को मिलता है। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे श्रावण, सावन, शत, सौ, शुष्क, सूखा, श्वास, सांस, परशु, फरसा। तो आप देखेंगे कि तालव्य श का परिवर्तन जो होता है वह दंत स में हो जा रहा है। इस पे मतलब कई शब्द आपको मतलब मैंने आपको बताया कि कम से कम 15-20 शब्द आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इनका नोट्स बनाएं तो अगर आप देखेंगे तो अब तक आपके करीब 70 से 80 शब्द आपके बड़े अच्छे से तैयार हो गए होंगे, जिन्हें आपको बार बार पढ़ने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी तरीके मैं आपको बताती हूँ। प्रायः तत्सम शब्दों में ट का प्रयोग देखने को मिलता है और उसके तद्भव रूप में ड़ का प्रयोग देखने को मिलता है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो ड़ है वो ये जो द्वित्व ध्वनियां होती है ना ट वर्ग की, ये ड और ढ से निकली हुई जो ड़ और ढ है, ठीक है। ये तो ट का जो परिवर्तन हो जाता है वो अधिकतर ड़ में हो जाता है। तो कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कोटि, करोड़, कपाट, किवाड़। इसी प्रकार करपट, कपड़ा, कटु, कड़वा। अब ये देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमें सिर्फ तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, इसलिए तत्सम शब्दों को पहचानने में आसानी होगी। कैसे? तो देखिए री का प्रयोग, त्र का प्रयोग और र के रूपों का जो प्रयोग होता है वह हमें अधिकांशतः तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। और ये जो र है, र के 3 रूप होते हैं ना, ये देखिए जैसे जैसे हम प्रेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आम्र में ये जो हम नीचे र लगाते हैं, राष्ट्र में, उष्ट्र में हम जो नीचे र यूज करते हैं, और ये ऊपर वाला र जैसे हम ये स्वर्ण लिखते हैं, धैर्य लिखते हैं, जो ऊपर का र प्रयोग करते हैं। तो ये जो र के तीनों रूप हैं, री और त्र का प्रयोग हमें तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तो कुछ उदाहरण देखिए, जैसे री का प्रयोग हमें तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। तो देखिए भातृ, भार्या। अगर आप देखें तो आपको र का रूप भी यहाँ देखने को मिलेगा, यह तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव रूप क्या है? भाभी। श्रृंगार, तो देखिए यहाँ पे भी री का प्रयोग है और यह हमेशा तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार घृत, इसका तद्भव रूप घी हो जाता है। खंड, गृह, खंडहर। गृह भी अपने आप में एक शब्द है, गृह का घर हो जाता है। इसी प्रकार है कृत्य, गृह, कचहरी, इसका तद्भव रूप हो सकता है। जैसे भ्रातृजा, इसका तद्भव रूप है भतीजी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको री का भी प्रयोग मिल रहा है और र के रूप का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो
इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसमें त्र का प्रयोग, री का प्रयोग और र के रूपों का प्रयोग देखने को मिलता है, वो सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। देखिए जैसे त्र का प्रयोग चरित्र, इसका तद्भव रूप हो गया चरित। गात्र, गात। मंत्रकारी, मदारी। पुत्र, पूत। रात्रि, रात। ऐसे देखिए जो र के जो रूप है, जैसे आम्र, उसका तद्भव रूप हो गया आम। प्रस्तर, पत्थर। ऊष्ट्र, ऊंट। स्वर्ण, सोना। गर्दभ, गधा। धैर्य, धीरज। तो ये देखिए आपको कुछ तरीके मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए। ठीक है, तो चलिए और आगे कुछ आपको तरीके बताती हूँ। तत्सम शब्दों को पहचानने का एक और अच्छा तरीका क्या है कि किसी भी आधे वर्ण का प्रयोग आपको हमेशा तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे भल्लूक, उसका तद्भव रूप भालू हो जाता है। इसी प्रकार उच्च, ऊंचा। उज्ज्वल, उजाला। ओष्ठ, होठ। दुग्ध, दूध। कज्जल, काजल। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनमें आधे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, वह अधिकांशतः हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और ही बहुत ही अच्छा तरीका है पहचानने का तद्भव शब्दों को, कि ये जो चंद्र बिंदु होते हैं ना, चंद्र बिंदु जो आप देख रहे हैं, चांद लिखा है उसके ऊपर जो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग अधिकतर हमें तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। तद्भव यानी कि हमारे जो हिंदी के शब्द हैं उनमें हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग देखने को मिलता है। तो देखिए चंद्र, चांद। जैसे पुच्छ, पूछ। पंच, पांच। उच्च, ऊंचा। ग्रामीण, गंवार। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो ये जो नियम है देखिए यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है। जैसे इससे पहले मैंने आपको जो बताया, जैसे आधे वर्ण का प्रयोग हमेशा आपको तत्सम में देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं आधे वर्ण इधर तत्सम में आ रहे हैं, और जो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वह आपके तद्भव रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे कंटक, कांटा। देखिए ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव है। तो मुख, मुंह। इसी प्रकार पक्षी, पंछी। गोधूम, गेहूं। तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वह हमारे तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि आपको इन तरीकों से कुछ लाभ जरूर मिला होगा पहचानने के तरीके। कुछ आप अच्छे से इनका प्रयोग कीजिए, बहुत सारे शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे और उन्हें भी उसका लाभ मिले। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।